मोल सबको आता है, चालू कर दो। मोल सबको आता है, मोल कॉन्सेप्ट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तुम लोग को नहीं आता? नहीं आता? थोड़ा कि बहुत कि बीच का? तुमको आता है? मोल आता है? चलो तो अपन देखो, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन क्या करेंगे, जो केमिकल्स होते हैं, समझना मेरी बात, जैसे जितने भी केमिकल्स हैं, सबसे पहली बात अपने को मान लो कि अपना ये जो चैप्टर है ना केमिकल इक्विलिब्रियम, अपन पढ़ क्यों रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री में इसका मेन रोल क्या है। जैसे अभी इसके पहले हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स, तो अपन वहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, सिस्टम, और सिस्टम के अंदर कितना वर्क हो रहा है और हीट कितनी जनरेट होती है, वो सारी चीज़ें हमने किस में पढ़ा था, सिस्टम में। अब उस सिस्टम के अंदर जो रिएक्शंस हैं कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि अपन कोई बल्ब ले आए, ट्यूबलाइट ले आए, ये जो जल रहे होते हैं बल्ब वगैरह, तो ये इक्विलिब्रियम है, मतलब इनके अंदर जो गैस है, तो जितना मतलब यूज, और इनका सबसे अच्छा इक्विलिब्रियम का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस इक्विलिब्रियम की बेस्ट एग्जांपल है। पहला एग्जांपल जैसे कैसे कि अपन ने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड किसने ले लिया, प्लांट ने लिया। तो अपन लोगों के बीच में और प्लांट के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। तो अपने को ये लगता है कि जितनी ऑक्सीजन पहले थी उतनी अभी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, अब वो प्लांट का मतलब फोटोसिंथेसिस से प्रोसेस चल रही होती है, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कंटिन्यू बन रहा होता है, और ये रिएक्शन कंटिन्यू चल रही होती है, लेकिन अपने को ये लगता है कि ये बैलेंस है, चल ही नहीं रही। जैसे मान लो अपन ने कैसे बोला कि A + B = C + D, मतलब ये A और B क्या है, रिएक्टेंट है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाए, प्रोडक्ट। तो अपने को ऐसा लगता है कि रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बन गया, तो जितना रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया उतना ही प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट बनाया। आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए 20 ग्राम ये दोनों को ले लिया, ये आपस में रिएक्शन करके, और 20 ग्राम ये बनाए, फिर अगले टाइम ये बनाए, फिर अगले टाइम ये बनाए, तो ये प्रोसेस लगातार चल रही होती है ना, तो अपने को लगता है कि ये रिएक्शन रेस्ट में है। अपने को ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुकी हुई है, लेकिन रियल में रिएक्शन रुकी हुई नहीं होती है, रिएक्शन चल रही होती है। लेकिन कैसे चल रही होती है, जितना रिएक्टेंट था और जितना रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया उतना ही प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट बना दिया, मतलब कि रिवर्सिबल टाइप का कुछ, कोई लॉस नहीं होता। वैसे तो ऐसा आइडियल केस में ऐसा नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि कोई लॉस नहीं होता, वो हमारा होता है इक्विलिब्रियम। नाम ही है इक्विलिब्रियम, मतलब कि बैलेंस चली हुई है, इसको हम क्या रेस्ट में भी बोल देते हैं। ऐसा बोलते हैं कि ये रिएक्शन रुकी हुई है, लेकिन रियल में रुकी हुई नहीं रहती, चलती रहती है, लेकिन अपने को पता नहीं चलता है ना। तो इस तरह की रिएक्शन हम कहाँ स्टडी करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पे मतलब कि यदि मैंने बोल दिया कि रिएक्शन चल रही है, तो चलना मतलब 3 टाइप्स का हो सकता है। तो जो केमिकल रिएक्शन है, यदि हम बात करें इसका, अभी लिखवा दूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ दी रिएक्शंस। जो रिएक्शन का क्लासिफिकेशन है, तो एक पहला क्लासिफिकेशन हम क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन नहीं, अकॉर्डिंग टू मोशन देखते हैं। पहला है हमारा अकॉर्डिंग टू मोशन, इसको मैंने केमिकल काइनेटिक्स में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू मोशन में हमारी रिएक्शन 3 टाइप्स की मोशन करती है। कैसे, अकॉर्डिंग टू मोशन में एक होती है स्लो रिएक्शन, याद आ रहा कुछ, एक होती है स्लो रिएक्शन के बाद एक होती है इंटरमीडिएट और एक ही होती है फास्ट रिएक्शन।
मतलब कि जो अपना ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो या तो बहुत धीरे कन्वर्ट होगा, बहुत धीरे कन्वर्ट होगा। जैसे मान लो कि तालाब है, बहुत बड़ा तालाब देखे होगे ना, लेक व्यू जैसा है, वहाँ पे सनलाइट पड़ती है और वेपोराइजेशन होता है, पानी बन के ऊपर बादल बनता है, बादल में पानी इकट्ठा होता है, फिर बरसात में गिरता है। ये कैसी प्रोसेस हो गई? एक इस तरह का स्लो प्रोसेस हो सकता है, समझ में आया? या तो ऐसा होता है, देखो ज़मीन में पानी है, पानी को प्लांट ने लिया जाइलम के थ्रू, पत्तियों में गया, पत्तियों में ट्रांसपिरेशन हुआ, पानी उड़ के वेपर बना, वेपर से ऊपर क्लाउड हुआ, क्लाउड से फिर से गिरा, तो कितना स्लो प्रोसेस हो गया। क्लियर? तो ये भी तो है, तो बैलेंस ही ना, जितना पानी यहाँ था ऊपर गया फिर बन के, तो ये क्या है तो इक्विलिब्रियम, लेकिन बहुत स्लो है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इसका एग्जाम्पल वेपोराइजेशन। एक और बोल सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। सुनो, रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा स्लो प्रोसेस तो है, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि लोहे में जंग बना, जंग से फिर लोहा थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो जो हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन स्लो रिएक्शन तो है, स्लो रिएक्शन तो है। लेकिन हमारा जो वेपोराइजेशन है, ये क्या हो जाएगा हमारा? स्लो रिएक्शन, और ये भी है, इक्विलिब्रियम भी है। मतलब कि हमको ऐसा लगता है कि इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर? क्या था इक्विलिब्रियम? मतलब कि रिएक्टेंट से जितना प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से उतना रिएक्टेंट बन गया, तो वो प्रोसेस लगातार चलती रहती है, मतलब कभी टाइम तक ख़त्म ही नहीं होगी। मतलब यदि आप इसको पूछा जाए कि एक केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन कब ख़त्म होगी, तो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसका सिंबल ये होता है, ठीक है? यदि इस तरह का सिंबल लगा हुआ है, मतलब वो रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कंटिन्यू चेंज होता रहता है। क्लियर हुआ? आ जाओ अब इंटरमीडिएट यदि रिएक्शन की बात करें, 12th में एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम रेट कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? क्या होता है बेटा रेट? रेट क्या होता है? रिएक्शन का रेट, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट क्या होता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है कितने टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, अब प्रोडक्ट कितने टाइम में रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ। तो यदि हम रेट की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। कंसंट्रेशन को हम बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंसंट्रेशन मतलब होता है सॉल्यूशन का गाढ़ापन। जैसे हम बात करें शरबत और चाशनी, शरबत और चाशनी की बात करें, तो चाशनी मतलब शरबत जो है चाशनी से ज़्यादा गाढ़ा होता है। हाँ, कौन ज़्यादा है? चाशनी ज़्यादा गाढ़ी होती है ना, और जिसका गाढ़ापन ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो दोनों में यदि हम बात करें चाशनी और शरबत, नहीं देखे तो देख सकते हो कहीं मिठाई गुलाब जामुन जो रखे होते हैं ना, तो ऐसे मतलब भैया को बोलना ऐसे टच करके देख लेना, शरबत तो घर पे बना सकते हो। तो जो चाशनी होता है वो क्या ज़्यादा गाढ़ा है, मतलब उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यदि अपने को कभी कंसंट्रेशन भूल जाए तो याद रखना गाढ़ापन, क्या? ठीक है, तो ये हो जाएगा। मतलब जो इंटरमीडिएट रिएक्शन होती हैं, ऐसी सारी रिएक्शन जिनका हम रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इंटरमीडिएट रिएक्शन होती हैं। क्यों? जैसे मान लो आपको रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करना है, यदि आप स्लो रिएक्शन ले रहे हो, तो स्लो रिएक्शन में तो 6 महीने में वाटर से वेपर बना, फिर वेपर से 6 महीने में बादल बना, तो आपको एक रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करने के लिए पूरा 1 साल लग जाएगा। कैसे करोगे? अब पता चले आपको लोहे का रेट, आप पहले लोहा लाओ, 2 साल बाद उसमें जंग लगेगा, हैं? तो एक तो ज़िंदगी बीत जाएगी अपने को रेट कैलकुलेट करते करते। तो हम इनमें रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। यदि हम बात करें फास्ट रिएक्शन, तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। बताइए कैसा? जो एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती हैं, एक्सप्लोसिव कुछ रिएक्शंस होती हैं। एक्सप्लोजिव रिएक्शन मतलब जैसे मान लो कि अपन ने सोडियम को लिया और सोडियम को पानी में डाल दिया, 1 सेकंड के अंदर आग लग जाएगी। तो मतलब सोडियम ने पानी से रिएक्शन किया, आग लग गई, ठीक है। तो इस तरह की जो इंस्टेंट रिएक्शंस होती हैं वो हम क्या बोलते हैं? फास्ट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि अपन उसमें रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, तुम लोग पिछले क्लास में बताए थे, माचिस के ऊपर लगा रहता है, क्या होता है? बारूद। अब जैसे मान लो बारूद की रिएक्शन करवा के अपने को देखना है।
अब अपन ने बहुत सारा बारूद ले लिया, उसमें माचिस लगा के रिएक्शन देख रहे हैं क्या होगा, काम लग जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन जो बहुत फास्ट होती है, हम इनको भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। पता चले अपने को मतलब एक बॉम्ब लिए, उसमें बारूद भरा हुआ है, उसका अपने को रिएक्शन रेट कैलकुलेट करना है। बम को लिए मस्त पलथी मार के बैठ गए हैं, समझ गए ना। मतलब इसका भी हम रेट फाइंड नहीं कर सकते, इसका भी रेट मतलब कर तो सकते हैं लेकिन इजीली पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो ये दोनों का रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इंटरमीडिएट रिएक्शन का हम रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि ये हमारा 12th के एक चैप्टर में यही रिएक्शन है। जैसे कैसे, मान लो इसका एग्जाम्पल हम ले लिए N2 + 3H2 = 2NH3। इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं ये होती है इंटरमीडिएट रिएक्शन, मतलब कि ना तो स्लो ना तो फास्ट। इंटरमीडिएट जो होती हैं वो हमारी हो जाएंगी इंटरमीडिएट रिएक्शन। और फास्ट रिएक्शन भी अपने को पता चल गई। इसका एक और एग्जांपल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फिजिक्स में तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे। जैसे मान लो ये बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है, ये मैंने बंद किया, ठीक है, ये चालू हो गया, मतलब कुछ तो रिएक्शंस हुई होंगी ना यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स, वायर्स, ये गैसेस जो भरी हैं, कुछ तो रिएक्शन हुई होंगी, लेकिन कितना जल्दी प्रोसेस हुआ ना ये क्या होता है हमारा फास्ट रिएक्शन। जो एकदम इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो फास्ट रिएक्शन होता है। फास्ट रिएक्शन का एक बायोलॉजिकल एग्जाम्पल बताओ, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जो बायोलॉजी का हो फास्ट रिएक्शन का, बताओ। बॉडी में हाँ, अपनी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा बताओ, पब्लिक को समझ में आए। समझ गया। मान लो कि अपन लोग स्कूल जा रहे हैं, मतलब इधर से कहीं गीतांजलि कॉलेज साइड जा रहे हैं, उधर पे कुबेर डेयरी है, एकदम गरम गरम, मतलब ऐसे रसगुल्ले में नज़र पड़ी, सलाइवा को रोक पाओगे क्या? आ गया ना अपने आप, मुंह में पानी आ गया ना, तो ये क्या है? मतलब देखे और आया, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि अपन जैसे अपन ने उसको देखा फिर अपन सोच रहे हैं कि अब आए, तो ऐसा नहीं है। मतलब जैसे देखोगे वैसे ही आ गया, तो वो हमारा क्या हो जाता है? फास्ट, है ना। जैसे अपन खाना खा रहे हैं, खाने का आराम से डाइजेशन होता है। जैसे खाना गया स्टमक में, इंटेस्टाइन में, वहाँ से फिर HCl और एंजाइम से क्रिएट हुए, उनका ब्रेक डाउन हुआ, तो ये जो प्रोसेस है क्या है? इंटरमीडिएट बायोलॉजी में, है ना, बॉडी में। लेकिन जो इंस्टेंट होता है, ठीक है, ये हो गया फास्ट रिएक्शन। तो हेडिंग डाल दीजिए पहले आप लोग, पहले हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम में पहली हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन। कर दिया। देखो एक क्वेश्चन है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ऑल आयोनिक रिएक्शन इज, नंबर 1 फास्ट रिएक्शन, नंबर 2 स्लो रिएक्शन, नंबर 3 इंटरमीडिएट रिएक्शन, नंबर 4 जो मन हो। एक तुम लोगों की हेल्प कर देता हूँ, लास्ट वाला नहीं है, बोलो। इंटरमीडिएट, फास्ट रिएक्शन, विशाल क्या, ये क्या है? इंटरमीडिएट, फास्ट, नैना आयनिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती है? स्लो, बोलो ना जल्दी भाई। फास्ट, फास्ट मतलब ऐसे श्योर हो कि अंधी मार रहे हो, ये बताओ। है? हाँ, डिफाइन करो। अम्ल और क्षार लेंगे, ठीक है, एसिड और बेसिड लेंगे तो अपन अपना लवण पानी बनेगा, वो फास्ट रिएक्शन, यानी कि आयंस फॉर्म हो रहे हैं उसमें। तुम बताओ, पक्का? ठीक है, तो हमारा जो ऑल आयनिक रिएक्शन आर फास्ट रिएक्शन, ठीक है, याद रखिएगा।
अब तुम बोले सर एग्जाम्पल लिखवा देते तो बन ही जाता, लेकिन अब अच्छा याद रहेगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। बोल दूं? दूसरा क्वेश्चन है ऑल केमिकल काइनेटिक रिएक्शन, ऑल केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन, क्या जाएगा आंसर? जितने भी केमिकल काइनेटिक रिएक्शन है ऑल, हाँ ये लो ऑप्शन चेंज कर दिए, अब बोलो ऑल। गुड मॉर्निंग। अभी बताए नहीं थे क्या, जितने भी केमिकल काइनेटिक रिएक्शन है तो इंटरमीडिएट होती हैं, बताए थे ना। तो ये हो जाएगी जितनी भी केमिकल काइनेटिक्स की रिएक्शन है सारी हमारी कैसी होती हैं? इंटरमीडिएट रिएक्शंस होती हैं। लिख दिया? चलिए गुड। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। ये वाला क्वेश्चन में लिख दिया? ठीक। सेकेंड अपन पढ़ेंगे देखो, सेकेंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। सानू अच्छे समझिएगा, इस बार सारे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट में हमारा पहला आएगा होमोजीनस रिएक्शन। होमोजीनस रिएक्शंस क्या होती हैं? जिनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सेम हो। तो हम यहाँ बोल देंगे सेम फिजिकल स्टेट। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया N2 + 3H2 = 2NH3, मतलब ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तीनों गैस, मतलब सारे के सारे देखो रिएक्टेंट पूरे के पूरे गैस हैं, प्रोडक्ट भी गैस है, मतलब सबका फिजिकल स्टेट क्या है? सेम है। यदि सबका फिजिकल स्टेट सेम है तो हम इसको क्या बोल देंगे? होमोजीनस। यदि मैं फिजिकल रिएक्शन वो होमोजीनस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट लिखे एट कंसंट्रेशन, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम एट, इसको हम क्या केसी को बोलेंगे? देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्यों बोल दिया? क्योंकि हमने यहाँ सी लगा दिया। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एट कंसंट्रेशन, तो ये होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मैं बोलूँगा नहीं, नोट मत करो, हमको लगेगा तुम लोग को एक बार में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब केसी मैंने क्या होता है? केसी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यदि मैं कंसंट्रेशन बोलूँगा तो बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा। जहाँ भी मैं काहे नहीं मानती हो भाई? अभी बोला तो समझ में नहीं आता कि तुमको ही बोल रहा हूँ, नाम लेना पड़ेगा काहे? मतलब समझाओ यार कोई, मतलब क्या है, ठीक है। तो केसी क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तुम एक काम करना, तुमने किन्हीं पुराने बच्चों से पूरी कॉपी लेके फोटोकॉपी करवा लो, लिखा रहेगा, बस टेंशन ही खत्म रहेगा। चलिए, तो मैंने क्या बोला? जो हमारा केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन, और यदि कंसंट्रेशन बोलेंगे तो बड़ा ब्रैकेट पक्का आएगा। क्या आएगा? बड़ा ब्रैकेट। अब जैसे कंसंट्रेशन की हम बात करें तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे NH3 है, जो नंबर सामने रहता है वो इसका पावर बन जाएगा। याद रखिएगा, सामने नंबर 2 है तो ये NH3 का हम पावर बना देंगे, सॉरी 2, हमने इसका पावर बना दिया। प्रोडक्ट हमारा देखो N2 है, N2 के सामने 1 है, पावर 1, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, और H2 की पावर 3। यदि मैं बोलूँ इसी का Kp लिखिए, तो Kp क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट प्रेशर।
यदि प्रेशर के साथ अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो हमारा Kp हो जाएगा। इस बार बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है, सिर्फ क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड प्रेशर मतलब Kp। तो हमारा सिंपल हो जाएगा NH3 की पावर 2 P, PNH3 मतलब प्रेशर ऑफ NH3, प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1, प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। तो ये हो गया हमारा Kc, ये हो गया Kp। और इस चैप्टर से जब भी कभी नीट और IIT में क्वेश्चन आता है तो रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, अभी मैं इसका डेरिवेशन भी करवा दूंगा। 11th में डेरिवेशन आता है, हम सीखेंगे। अभी हम सिर्फ ये बता रहे थे जो हमारा होमोजीनस मिक्स रिएक्शंस होती हैं, तो होमोजीनस रिएक्शन के लिए सारी की सारी फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए। क्लियर। चलो एक और अपन एग्जांपल लेके देखते हैं होमोजीनस का ही। मैंने ले लिया CH3COOH प्लस C2H5OH इक्वल टू CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। यदि सारे के सारे लिक्विड हैं तो इनका भी क्या हो गया होमोजीनस, क्योंकि सारे के सारे फिजिकल स्टेट सेम हो गए। यदि मैं इसके लिए बोलूं Kc तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, CH3COO C2H5 H2O अपॉन CH3COOH C2H5OH प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सब में सामने एक एक है तो पावर एक एक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल यदि हम यहीं पे लेके देखें, पहले इनको नोट करो तो जगह मिल जाए थोड़ा। अपन देखते हैं, देखो मैंने ले लिया इस बार CH3COO C2H5 प्लस H2O इक्वल टू CH3COOH C2H5OH। क्लियर। देखो इधर ये भी हमारा लिक्विड, ये भी हमारा लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। यदि सबकी फिजिकल स्टेट सेम है मतलब हमारा होमोजीनस हो गया। क्लियर। अब यदि मैं इसके लिए Kc लिखूं तो Kc हमारा क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारा इसमें क्या है CH3COOH C2H5OH अपॉन CH3COO C2H5 H2O। अब अपन ऐसा करेंगे, रेड पेन निकालेंगे और इसको काट देंगे। अब क्यों काटेंगे वो समझो, ब्लू से भी काट सकते थे। ठीक है, सुनो। इफ वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, यदि आपका जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में है, सो एक्टिव मास इज 1। एक्टिव मास मतलब कि बड़े ब्रैकेट के अंदर यदि आप पानी को लिखते हो तो उसका कंसंट्रेशन एक्टिव मास ही कंसंट्रेशन होता है, ये कंसंट्रेशन ही होता है। तो वाटर का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1। अब वाटर का कंसंट्रेशन 1 हो गया, आप इस पूरे वैल्यू की मतलब क्या हो गया 1 हो गया। तो आप इसका 1 में इनटू करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 का कोई रोल ही मतलब 0 नहीं होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्टिव मास 1 होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यदि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल टू 1 हो गया तो हम यूज करेंगे ही नहीं। लेकिन सिर्फ ऐसा क्या होता है इफ वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड ओनली इन रिएक्टेंट साइड। देखो पिछले रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड था तो मैंने ले लिया था। क्लियर। प्रोडक्ट में था तो अपन ने ले लिए थे। अब समझना, यदि वाटर जो है, ऐसा लिख लो, यदि वाटर जो है गैस फॉर्म में है तो ये यूज कर लेंगे, लेकिन यदि ये लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में है तो हम यूज नहीं करेंगे।
क्यों? क्योंकि लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में एक्टिव मास 1 होता है। एक्टिव मास यदि 1 है तो इसका कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो यदि वाटर वेपर फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है तो हम यूज़ करेंगे, नहीं तो यूज़ नहीं करेंगे। कब? जब ये रिएक्टेंट है। क्लियर? जैसे एक दूसरा, पहले इसको नोट करो फिर दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। रिएक्शन अपन देखते हैं, CO प्लस H2O इक्वल टू CO2 प्लस H2। क्लियर? देखो ये सब की सब किस फॉर्म में है? गैस 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 गैस। यदि ये सब के सब गैस फॉर्म में है तो Kc इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? देखो CO2 H2 CO, इस बार H2O नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा, तुमने तो बोला भी नहीं आएगा। ठीक है, यदि हमारा वाटर रिएक्टेंट साइड है लेकिन गैस फॉर्म में है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन यदि वाटर रिएक्टेंट साइड है सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में तो हम काउंट नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? यदि हम इसके लिए Kp लिखें तो क्या लिख देंगे? बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्या? बोलो ब्रैकेट तो ब्रैकेट होता है। लिख दिया, फटाफट लिखो। फिर अपन सेकंड पढ़ेंगे हेट्रोजीनस रिएक्शन। नहीं भी नोट किया तो बन जाएगा ना, कैसे लिखना है। कर लिया नोट? चलो अब अपन देखेंगे सेकंड नंबर हमारा क्या है? बी नंबर है हेट्रोजीनस रिएक्शन। अब हेट्रोजीनस रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी में दोनों में से कोई ना कोई अलग हो फिजिकल स्टेट, तो हम बोल सकते हैं इसको शो द डिफरेंट फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ। मतलब ये दोनों में से फिजिकल स्टेट अलग अलग शो करें। क्लियर? जैसे एग्जांपल यदि हम लेके समझो तो मैंने ले लिया CaCO3, मज़ा आने वाला है। CaO प्लस CO2, समझना ये हमारा सॉलिड है, ये सॉलिड है बट ये गैस है। यदि मैं इसके लिए सुनो तो ये सॉलिड ये गैस, तो फिजिकल स्टेट अलग अलग हो गई। फिजिकल स्टेट अलग अलग हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनस। अब इसका आप लोग Kc समझना, तो यदि मैं इसका Kc लिखूंगा तो Kc हो जाएगा CaO CO2 CaCO3। क्या अलग था? सेम ही तो है, तो हम कहाँ बोल रहे हैं अलग? ठीक है, तो ये हो गया इसका Kc मतलब इसका सेम हो गया। क्लियर? अब हम इसका Kp देखेंगे। क्या देखेंगे? Kp। तो जब हम इसका Kp लिखेंगे तो इसका Kp हो जाएगा PCO2। बस पूछो क्यों? प्रेशर के लिए तो गैस ही लेंगे ना। ये हमारा सॉलिड है, कैसे प्रेशर लगाएगा? सॉलिड है, कैसे प्रेशर लगाएगा? नहीं लगाएगा। इसलिए ये थोड़ा अच्छा समझ में आया, क्योंकि हम प्रेशर के लिए सिर्फ क्या लेंगे? गैस लेंगे। नोट कर लीजिए। हेट्रोजीनस मिक्स क्या होता है? शो द डिफरेंट फिजिकल स्टेट। यदि डिफरेंट फिजिकल स्टेट शो करेगा तो हमारा हो जाएगा हेट्रोजीनस रिएक्शन।
ये एग्जाम्पल भी लिख दीजिए। ये लिक्विड में है तो लेंगे क्या, Kc इक्वल टू हो जाएगा Fe3O4 H2 की पावर 4 Fe की पावर 3। इसको हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर। यदि लिक्विड में है तो एक्टिव मास 1 होता है, ऐसा भी बोल सकते हो। और एक चीज़ ऐसा बोल सकते हो कि ये एक्सेस में होता है हमेशा। H2O यदि रिएक्टेंट साइड है तो एक्टिव मास के साथ साथ ये हमेशा एक्सेस में होता है, इस वजह से भी नहीं लेते इसको। क्लियर हुआ। रिएक्शन कौन सा नंबर है, पहला था मोशन, दूसरा स्टेट, तीसरा डायरेक्शन। क्लियर। तो तीसरा नंबर है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स की होती है, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पहला आ जाएगा अपना क्या, इरिवर्सिबल। पहले हम लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना था, फिर थर्मोडायनामिक पढ़ना था, ज़्यादा अच्छा समझ में आता थर्मो। फिर भी आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, क्यों नहीं आया। अब चलो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन में पहला है हमारा इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब क्या, जैसे अपन दूध और दूध मतलब डैश डैश डाल के चाय बनाए, अब चाय से दूध पक्का बन सकता है, कैसे बताओ। काहे जबरदस्ती बेइज्जती उड़वाते हो। आओ, इरिवर्सिबल मतलब देखो A प्लस बी आपस में रिएक्शन करके बना दिए C प्लस डी, मतलब ये है हमारा रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। इनमें से यदि आप इरिवर्सिबल की बात करोगे तो इस तरह सिंबल बना दोगे, मतलब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कभी भी नहीं बनेगा। यदि इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसके लिए क्या होगा, ऐसे बोल सकते हो मूव्ड इन यूनी डायरेक्शन। ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, या तो आप यहाँ से यहाँ बना दो, जरूरी नहीं है यदि ये से ये बन रहा है तो भी तो यूनी डायरेक्शन ही हो जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, मूव इन यूनी डायरेक्शन। और ऐसा बोल सकते हो सेकेंड, कंप्लीट इन फिक्स टाइम। कंप्लीट इन एक फिक्स टाइम बाद ये कंप्लीट हो जाती है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, जिससे मान लो आपने इसको जितना दिया, जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर बंद हो जाएगी। लेकिन जो इरिवर्सिबल होती है, इससे ये बना इससे ये बना, कभी भी लाइफ टाइम फिर खत्म ही नहीं होगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। लिखते जाओ सारे पॉइंट फटाफट। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम फॉलो करती है कि नहीं, ना क्यों, क्योंकि उल्टा वो रिटर्न हो ही नहीं रहा, तो ऐसा भी लिख सकते हो, डज नॉट फॉलो इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम फॉलो नहीं कर रही। अच्छा ये बताओ, ये ओपन सिस्टम में कंप्लीट होती है कि क्लोज सिस्टम में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, कंप्लीट इन ओपन सिस्टम बट पार्शियली कंप्लीट इन क्लोज सिस्टम। ये नॉर्मली हमारी ओपन सिस्टम में होती है, लेकिन कभी कभी आंशिक रूप से क्लोज सिस्टम में भी हो सकती है, याद रखिएगा। यदि आपको ऐसा आता है कि क्वेश्चन यदि ऐसा आता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट इन, पहला ऑप्शन ओपन सिस्टम, दूसरा ऑप्शन क्लोज सिस्टम, तीसरा ऑप्शन बोथ, और चौथा ऑप्शन नन। तो क्या आंसर जाएगा, बोथ, याद रखिएगा। क्लियर। वैसे तो हमारा कहाँ होता है, ओपन में। यदि मान लो ओपन दिया है, क्लोज दिया है और दो कोई दिए हुए हैं, तो फिर क्या जाएगा, ओपन।
इसका एग्जाम्पल देखें अपन, आओ एग्जाम्पल देखते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लो हम किसी रिएक्शन का थर्मल डिकम्पोजिशन देते हैं, करते हैं, मतलब कि टेम्परेचर देके तोड़ते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए मान लो अपन ने ले लिया KClO3, क्या ले लिया, KClO3। जैसे मैंने इसको गर्म किया तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया KCl प्लस O2, 3/2 O2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये तो ये इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं। अब जैसे हमारा KClO3 से KCl प्लस 3/2 O2 बन गया। अब ये दोनों रिएक्शन करके कभी भी ये नहीं बना सकते, तो यदि इस तरह की कोई रिएक्शन मिलती है तो हमारी क्या कहलाएगी, इरिवर्सिबल। और नोट करते जाओ। जैसे एक हमारा ये है AgNO3 और HCl। AgNO3 और HCl आपस में जब रिएक्शन करेंगे ना तो क्या बन जाएगा, देखो AgCl प्लस HNO3। तो ये भी हमारी कैसी है, इरिवर्सिबल, मतलब इससे ये बन गया, लेकिन ये अब ब्रेक होके ये नहीं बना पाएंगे। क्लियर। नोट करते जाओ। एक और लिख दीजिए, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में जैसे अपन ने ले लिया Zn प्लस H2SO4, कोई तो देख लो, सुनो, 12th वालों को ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। Zn प्लस H2SO4। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यदि आपको याद होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाला नीचे वाले को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से हटा देता है, तो लग बस का नाम अलमाज के फेक्कोनी। तो जिंक हमारा ऊपर था, हाइड्रोजन नीचे था, तो जिंक हमारा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ZnSO4 प्लस H2। अब ये वाला इसको नहीं हटा पाएगा, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिविटी इसकी कम है, जिंक की ज़्यादा है। तुम लोगों को पता नहीं, 11th वालों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 12th में पढ़ाया हूँ, तो जब आएगा बस ये मान लो कि ये भी हमारी कैसी है कि ये दोनों रिएक्शन करके ये बनाएंगे, लेकिन ये दोनों रिएक्शन करके ये नहीं बना पाएंगे। क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। सेकेंड नंबर क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। मतलब इसमें ऐसा होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट। क्लियर। मतलब इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं तो इनमें क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सो द बोथ डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन शो करती हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। डज नॉट कंप्लीट इन फिक्स टाइम, ये किसी एक टाइम में फिक्स नहीं होती। लिखते जाओ। क्यों कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि ये कंटिन्यू चलती रहेंगी, है ना। जो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, अच्छा रिवर्सिबल वर्क का फार्मूला क्या था, -2.303 nRT log। ठीक है, रिवर्सिबल के लिए याद है, अरे दो ही तो फार्मूले थे। चलो
अब देखो जो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो रिवर्सिबल हो गई। ये क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में जा रही हैं, पहला। दूसरा क्या होता है, कभी भी फिक्स टाइम पे कंप्लीट नहीं होती। और अपन इसमें क्या हो सकता है बताओ नैना, और इसमें क्या हो सकता है, आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। क्लियर, तो लिख दो आफ्टर सम टाइम इन इक्विलिब्रियम, कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। एग्जाम्पल यहीं पे लिख देना इसका, N2 + 3H2 = 2NH3। अब ये कंटिन्यू इक्विलिब्रियम में मतलब चलती रहेगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएंगे अमोनिया, अमोनिया से बनता रहेगा ये कहाँ होती है, ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम, क्लोज। ओपन रहेगा, उड़ नहीं जाएगा। मान लो अपने को इसको ओपन सिस्टम में बना रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिए है ना, ओपन सिस्टम में बना रहे तो गैस उड़ नहीं जाएगी, फिर वापस भी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि घूम गई ना। ठीक है, तो लिख दो इधर कंप्लीट इन क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में कंप्लीट होगी ये। लिख दिया। अब जब रिएक्शंस होती हैं, अच्छा तुम लोग सर्फ देखे हो, सर्फ? कुछ लोग बोलेंगे नहीं देखे, मतलब बोले हम तो कपड़े ही कभी नहीं धुले, हम तो मतलब मेरे यहाँ तो देखे हो क्या, वॉशिंग मशीन, उसमें भी सर्फ चाहिए होता है। मैं देखा तो नहीं वॉशिंग मशीन, लेकिन सुना हूँ ऐसा। मैं ले इसलिए नहीं रहा कि दहेज में वैसे मिलेगी, कौन करे बिना मतलब हैं, पैसा खर्च करने का मतलब ही नहीं। क्या बोले, जब नहीं मिलेगी तो फिर खरीद लेंगे बाद में। आओ देखते हैं। तो एक काम करते हैं, जैसे मान लो सर्फ को यदि हाथ में ऐसे ले लो, ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारा ऐसे पकड़ लो और उसको पानी में डाल दो, मतलब पूरा मुट्ठी मत खोलो, ऐसे पानी में डाल दो हाथ, फिर फील करना हाथ में अपने हल्का हल्का ठंडा ठंडा फील होगा, गर्म फील होता है, मतलब सबने ट्राई किया भाई, वाह। ठीक है, वो हीट निकलता है। अच्छा पीओपी देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी को पानी से तुम मिला दो, कुछ क्यूब टाइप का मतलब कुछ भी बना लो, फिर उसको ऐसे लेके मस्त ऐसे गाल में टच करो, मैं तो किया हूँ, तो कैसा ठंडा लगेगा, गरम, ठंडा लगेगा। पीओपी प्लास्टर मास्टर जो चलता है ना, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है फार्मूला बता ना, CuSO4 × ½ H2O पीओपी को होता है। तो पीओपी को हम पानी में मिक्स करके कुछ बना ले, फिर उसको ऐसे अपन टच करेंगे तो वहाँ पे ठंडा ठंडा फील होता है, मतलब वो हमारी कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। एब्जॉर्ब करती है तो बाहर ठंडा फील होता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे मैंने सर्फ वाला बताया, उसको ऐसे डाल दो तो गरम गरम लगता है, तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट निकाल रही है। तो अपन थर्मोडायनामिक में केमिकल एनर्जेटिक्स वाले में सीखे थे ना, एंडो और एक्सो, आज अपन फिर से सीखेंगे, इस चैप्टर में भी वो बहुत डिटेल से है। अब वो दोनों रिएक्शन आज फिर आएंगी, जो मैंने वहाँ बोला था एग्जाम में आती हैं। तो हेडिंग डाल दो, अपने को देखना है कौन सी रिएक्शन, सुनो एक चीज़, जो हीट रिलीज करेगी वो एक्सोथर्मिक होगी और जो हीट लेगी वो एंडोथर्मिक होगी। इतना तो अच्छे से याद है ना, क्लियर, ठीक है। अच्छा बताओ, जैसे अपन मारे किसी को चटाक, तो वहाँ कौन सी रिएक्शन हुई, तुमने बड़ा फील किया अपन किसी को दिए थे, कौन सी होगी, नहीं याद हो तो बताओ, अपन कर सकते हैं। कौन सी रिएक्शन होगी वहाँ पे, ऐसे कभी फील नहीं किया, कभी पढ़ी नहीं क्या, पढ़ी नहीं पढ़ी, कर दे इच्छा पूरी जैसे अपन किसी को देते हैं तो वहाँ से हीट निकलती है ना, आओ कोई दिक्कत। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय जब डाइजेस्ट होता है तो एक्सो की एंडो, एक्सो खाना खाते खाते पसीना आता है ना, गर्मी लगती है, तो ऐसा मतलब सीधी सी बात यह है कि यदि हीट सर्दी में खाना खाते तो सर्दी लगती है, तुम यहीं की हो
मतलब हाँ, मतलब यहीं की हो क्या, मतलब भोपाल की लोकल हो? यदि भोपाल की लोकल हो तुम्हारा डाउट वैलिड है। यहीं की नहीं हो ना? हाँ, तो फिर ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं, मैं बेइज्जती नहीं करता भाई, भोपाली बहुत अच्छे होते। आओ आ जाते हैं अपन, अब सीखेंगे कि कौन सी रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है, कौन सी तुम लोगों को पहले सिखा दिया हूँ, मज़ा आएगा। जैसे कोई सिस्टम है, यदि सिस्टम हीट ले रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि एंडो। यदि सिस्टम बाहर निकाल रहा है तो एक्सो। ठीक है, हम नॉर्मली यहाँ पे बात करेंगे हीट की, हम नॉर्मली बात करेंगे हीट की। क्लियर, समझना। एंडो यानी कि अंदर, यदि अंदर ले रहा है तो हमको कैसा फील होगा? ठंडा, गरम। ठीक है, गरम है ना? समझ में आया? अब अपन इसको सीखेंगे। इसको सीखने के लिए हम एक ट्रिक देखेंगे डायरेक्ट। इसको ऐसे बोल दो, ठोकने की ट्रिक। ठीक है, हाँ चलो, ठोकने की ट्रिक में अपन देखेंगे डेल एन जी इक्वल टू समेसन ऑफ एन प्रोडक्ट माइनस समेसन ऑफ एन रिएक्टेंट। यदि डेल्टा एन जी पॉजिटिव है मतलब डेल्टा एच भी, मतलब कि एंडो। डेल्टा एन जी यदि नेगेटिव है मतलब कि डेल्टा एच भी नेगेटिव है, मतलब कि एक्सो। अब सुनो क्यों एक्सो मतलब नेगेटिव, मतलब बाहर निकालेगा तो माइनस हो जाएगा और ये अंदर लेगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो ठोकने की ट्रिक में याद रखना है कि डेल्टा एन जी मतलब कि जो हमारे मोल्स होते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने पहले भी लिया था, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, ये क्या होगी? एंडो की एक्सो। तो प्रोडक्ट के मोल 2, रिएक्टेंट के मोल 3 1 4, मतलब -2, मतलब कौन सा? एक्सो। मतलब हीट क्या रिलीज करेगा, है ना? यहाँ पे हीट, ये पिछले क्लास में बता दिए थे, नोट कर लो फटाफट। हेडिंग डाल दो, ठोकने की ट्रिक। पक्का? आ जाओ। अब यहाँ पे जब लिखा ना, अब यहाँ पे ऐसे लिख दो, ऐसे लिख देना ब्रैकेट कहीं भी, मतलब एक नीचे नोटे डाल दो, लिख दो फॉर थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि हम यहाँ यूज करते हैं हीट और वर्क, तो हम वहाँ पे नॉर्मली गैस यूज करते हैं। ठीक है, इधर एक चीज़ और देखो फटाफट। जैसे मान लो अपन ठोकने की ट्रिक में एक चीज़ और देखते हैं, डेल्टा एन जी की जगह अब हम लेंगे डेल्टा एन। क्या लेंगे? डेल्टा एन होगा समेसन एन प्रोडक्ट माइनस समेसन एन रिएक्टेंट। मतलब अब यदि हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हम यहाँ पे गैस वगैरह नहीं, सब कुछ लेंगे, अपने को जो मन हो वो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, यदि डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 हो, मतलब डेल एच ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब एंडो। क्लियर? यदि डेल्टा एन लेस देन 0 है, मतलब डेल्टा एच भी लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव होगा और ये होगा एक्सो। आओ CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2। क्लियर? ये सॉलिड और ये गैस, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 -1 मतलब 1, मतलब एंडो। एक एक्सो वाली ले लेते हैं, PCl3 ये ले लो।
PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। तो हमारा क्या हो गया 2 - 1, ये भी तो एंडो होगी, एंडो ज़्यादा वाला कहाँ गया? एक और एग्जाम्पल, ठीक है, 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3। ये रिएक्शन ले लो तो क्या हो जाएगा डेल्टा एन इसका 2 - 3 मतलब -1 मतलब एक्सो। ठीक है, तो इसमें और अच्छा हो गया, अपने को ये नहीं पता चलना कौन सा गैस है कौन सा क्या है, सीधे देखो जोड़ो और काम खत्म। अब जोड़ना किसको है? सामने जो नंबर रहते हैं उनको, मतलब उस सामने जो नंबर रहता है उसको हम कौन सा मोल बोलते हैं? बैलेंस मोल। डेल्टा एन मतलब कौन सा मोल लेंगे हम? बैलेंस मोल। सुनो, जैसे H प्लस H इक्वल टू H2, तो डेल्टा एन क्या होगा? 1 - 2 होगा। कोई दिमाग ये मत लगाना 2 - 2 ऐसा नहीं, हम ये वाला नंबर थोड़ी लेंगे, सामने जो नंबर रहता है ना वो वाला नंबर लेंगे। तो सामने कितना है? एक ही है। ठीक है, जैसे मान लो तुमको ऐसा मिल गया कि 4s2 इक्वल टू S8, 4s2 इक्वल टू S8, तो हम पहला ऑप्शन तुमको मिल जाएगा 8 - 4 इक्वल टू 4। ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो ए उधर पे, हाँ मोल तो एक ही है ना, तो ये हमारा होगा 1 - 4 इक्वल टू -3 मतलब कि एक्सो। क्लियर हुआ? गलती नहीं करना, नोट कर लो सारी रिएक्शन। हाँ, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO, CaCO3 हो गया, KNO3 इक्वल टू HNHO2 प्लस हाफ O2, KNO3 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक किधर गया? तो KNO2, हाँ 2CO2 प्लस O2 इक्वल टू 2CO2 प्लस O2 इक्वल टू 2CO प्लस 2O2, 2 कार्बन, 2 2 4, 2 6, 2 2 4, 2 6, हाँ दोनों जीरो हैं। कुछ करो, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। दोनों जीरो हैं तो कुछ अलग होगा ना। ऐसे आप 5 स्टार लगा लो, बस खाना नहीं। बोलो नैना, कौन कौन सी है? पहली वाली कौन सी है? हैं? क्यों? एक्सो बोला था, एंडो बोला था। फर्स्ट वाली एक्सोथर्मिक, सेकेंड वाली कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं तो करूँगा ही, और कोई? मैं क्या बताओ? ऐसा क्यों बताया था? ये एंडो है, ये एक्सो है। हाइड्रोजन के जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए वो एक्सो हो गया। लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। हाँ, ये नाइट्रोजन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमको हीट देना पड़ता है, इसलिए ये हो गई एंडोथर्मिक। ये हीट रिलीज करती है, तो इसलिए एक्सोथर्मिक। नोट कर लो, ये बोल लिए।
ये वाला क्या है 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 मतलब पॉजिटिव मतलब एंडो। ये कैसी है 2 to 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 मतलब पॉजिटिव मतलब एंडो। क्या देख के पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, कब से कब बताओ डेफिनेशन बताओ ना बेटा। हाँ हेनरी लॉ देखो, जैसे मान लीजिए एक अपन ने क्या ले लिया बीकर, क्या ले लिया एक बीकर, इस बीकर में मैंने क्या ले लिया कोई ना कोई सॉल्वेंट, यहाँ पे अपन ने ले लिया कोई ना कोई सॉल्वेंट। क्लियर। अब हम इस बीकर में क्या करते हैं किसी गैस को डिसॉल्व करते हैं। कोल्ड ड्रिंक देखे हो पानी में गैस मिली रहती है, पिए नहीं हो, मतलब गर्मी में तो पिए होगे तो, अरे यार सही में नहीं पिया, यह है तो उसमें मतलब पानी में क्या गैस डिसॉल्व करते हैं ना, मिक्स करते हैं ना गैस, तो मतलब चलो पहले दूसरा एग्जांपल समझो और अच्छा समझ में आएगा। जैसे चाय होती है, चाय अपने कप में लेते हैं, ठीक है, यदि गर्म होती है तो डायरेक्ट पीते हैं, तो पहले क्या करते हैं डायरेक्ट पी जाते हो क्या, मन की संतुष्टि के लिए फूंकते हैं ना कि ठंडी हो जाए। जब ऐसे फूंकते हैं तो कभी ऐसे वो तेज से फूंके मुंह में आ गई, तेज से कभी फूंक जाता है ना पता नहीं चलता कभी तो जब अपन उसको जब फूंकते हैं तो वहाँ ऐसे चांद टाइप का बन जाता है, कुछ आधा चांद ऐसे 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 हो जाता है ना हल्का सा, तो वो वहाँ का जो मास हटा है साइड में जो हुआ है वो कितना मास हुआ है, जितना आप प्रेशर लगाए हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है। कोई तो समझ लो, मतलब कि W प्रोपोर्शनल टू P। वहाँ का अब जितना ज़्यादा आप बहुत तेज प्रेशर लगाओ तो एकदम कप के अंदर तक चले जाओगे, चाय चारों साइड हो जाएगी। अरे तो हमारा कप बड़ा वाला है, चाय ऐसे कम थी, समझ गए। तो मतलब जितना अपन फूंक रहे हैं, जितना प्रेशर लगा रहे हैं, तो वहाँ का जो मास है, जो वहाँ का मास रिमूव हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ गैस। मतलब जितना गैस मास लगा, मतलब गैस जितना प्रेशर लगा रही है वहाँ के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो W इक्वल टू KHP, तो KH इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन P। ये होता है हेनरी लॉ, एक लाइन का है। हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर में एक चीज़ और पढ़े थे कि प्रोपोर्शनल टू द P प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, वहाँ पढ़े थे, लेकिन अपने को वहाँ पे नहीं देखना, बस यहाँ पे ये देखिए कि जो अपन जैसे किसी भी मतलब इसका एग्जांपल ही होता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह। क्लियर। तो वहाँ हम मतलब किसी भी सॉल्वेंट में जितना हम गैस डिसॉल्व करते हैं, अब जैसे कोल्ड ड्रिंक में यदि अपन गैस मिलाए हैं तो जितना गैस मिलाए हैं उतना लिक्विड वाला पोर्शन कम होगा। जैसे मान लो कि अपन सीसी देखे हो, पेप्सी लिखा रहता है, ये इतनी बड़ी होती है, इतना अपन ने उसमें लिक्विड मिला दिया, फिर गैस मिलाने के बाद ये थोड़ा, तो वॉल्यूम क्यों बढ़ा इसका, क्योंकि हमने उसमें गैस मिक्स किया। अब वॉल्यूम उतना ही बढ़ा जितना अपन ने गैस मिक्स किया। क्लियर। तो ये होता है हेनरी लॉ। लिखिए इसके अंदर स्टेटमेंट दैट द वेट ऑफ अ गैस the weight statement that the weight of the gas dissolved by liquid, the weight of the gas dissolved by liquid proportional to the pressure of
द गैस अपॉन द लिक्विड, द गैस अपॉन द लिक्विड। आ गया समझ में? हेडिंग वहाँ पे एग्जाम्पल भी डाल दीजिए, कोल्ड ड्रिंक। चाय मतलब ऐसा बुक में नहीं दिया। और दूसरा एग्जाम्पल बोलूँ कोल्ड ड्रिंक के अलावा? बोलूँ? स्प्राइट, पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, थम्स अप हैं? मैं सब, मेरे को नाम याद है मेरे को सबके। कलर अरे सुनो ना, तुम लोगों को नई चीज़ बताता हूँ। जो स्प्राइट होती है ना वो ग्रीन नहीं होती, बाहर का बॉटल ग्रीन होता है। तो लोग सही में अंदर ऐसे मतलब पानी जैसे, इतना पता है? सर हरी को डाउट, वो हरा रहता है इसलिए। हेडिंग डाल दीजिए एक्टिव मास, हिंदी में बोलेंगे सक्रिय द्रव्यमान। तुमने लिख दिया हिंदी में सक्रिय द्रव्यमान। एक्टिव मास को हम डिनोट करेंगे बड़े ब्रैकेट से या स्मॉल ए से। क्लियर? एक्टिव मास क्या होता है? सुनो, एक्टिव मास को हम ऐसे बोल सकते हैं, इट्स अ मोलैरिटी। ये अपना मोलैरिटी ही होता है एक्टिव मास। क्लियर? अब कुछ नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ फार्मूले हैं। मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। याकी मोल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, याकी मोल होता है V अपॉन 22.4। आप इसको याद रखोगे तो आपको ये पढ़ने में थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। क्लियर? अब समझो पहले एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास समझने के पहले हम देखेंगे मोलैरिटी क्या होती है। क्लियर? तो मोलैरिटी समझने के लिए मोलैरिटी, एक्टिव मास ये सब एक ही होते हैं। क्लियर? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने 1 लीटर या 1000 ml क्या ले लिया, क्या ले लिया? सॉल्वेंट की सॉल्यूट? तेज बोलो ना, तुम कहाँ हो? तुम खोई कहाँ हो आज भाई? क्या ले लिए? कान के नीचे घुमा के दूंगा। ठीक है, जब अपन मोलैरिटी पढ़ेंगे तो मोलैरिटी के लिए भाई जो नींद में हो जग जाओ, मैं तो जगा हुआ हूँ। जगना ना हो तो जाओ नीचे चाय मा पी के आओ, छत से चले जाओ, विटामिन डी वगैरह ले लो। हाँ तो नीचे ऊपर से ही जाएंगे ना। ठीक है, देखो अपन क्या किए, एक बीकर में, कोई तो सुन लो, एक बीकर में अपन 1 लीटर या 1000 ml क्या लिए? सॉल्यूशन। याद रखना क्या लिए? और अपन इसमें n मोल सॉल्यूट मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? n मोल अपन सॉल्यूट मिलाए। जो सॉल्यूट होता है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे B से, और जो सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम बनाएंगे A से और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे B से। क्लियर? अब अपन ने क्या किया, 1 लीटर सॉल्यूशन में n मोल सॉल्यूट मिलाए। अब डेफिनेशन सुनना, डेफिनेशन होगा n मोल ऑफ सॉल्यूट, n मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। n mole of solute dissolved in 1000 ml of solution is called active mass। अब सुनना, इसका एक्टिव मास हम नाम क्यों बोले? तो एक्टिव मास हम इसका इसलिए नाम बोलेंगे क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा पार्टिकल डिसॉल्व करने के लिए एक्टिवेट है। जैसे आप पहली बार जब शक्कर डाले, पानी है, पानी में पहली बार शक्कर डाले, कभी डाले हो?
तो पूरा शक्कर जो है, पूरी जो शक्कर है एक साथ पूरे पानी में नहीं फैलती, पहले स्टार्टिंग से फैलना शुरू होती है जिस जगह पे अपन डालते हैं, फिर पूरे में फैलती है। तो जो मतलब जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम रिएक्शन करती है तो जो उसका मास होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव मास। मतलब क्योंकि हम मोल ले रहे हैं तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट ले रहे हैं, तो हम मतलब यहाँ पे उसका मॉलिकुलर वेट इंक्लूडेड नहीं करते हैं, यहाँ पे हम उसको क्या देखते हैं, वेट देखते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा, जैसे समझो ना अपन यहाँ शक्कर डाले, जब n मोल शक्कर डाले मतलब शक्कर का वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट दोनों डाले, तो हम इसका पहले काउंट करेंगे वेट वाला, इस वजह से हमारा एक क्या हो जाता है, एक्टिव मास। तो आप ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हो, n मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, लिख दो फटाफट। नोट हो गया? लिखो, इसके नीचे एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट जो हमारा सक्रिय द्रव्यमान ऑब्जेक्टिव में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ जाता है, इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव पार्टिकल is called active mass. Concentration of active particle is called active mass. धीरे धीरे करेंगे। आ जाओ, एक और पॉइंट अपन देखेंगे, सुनो। जैसे मान लो अपने को एक्टिव मास हो गया, मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव पार्टिकल, कोई तो सुन लो, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव पार्टिकल, एक्टिव पार्टिकल का कंसंट्रेशन क्या कहलाएगा अपना, एक्टिव मास। एक्टिव पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन हो क्या कहलाएगा, एक्टिव मास। अब एक नई चीज सुनो, बढ़िया चीज, यदि आपको कोई सॉलिड वाला पार्टिकल मिल गया, यदि आपको सॉलिड पार्टिकल मिला है तो सॉलिड पार्टिकल का डेंसिटी और मास या मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट रहता है, इसका मास और मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट होने के वजह से हम इसका एक्टिव मास 1 लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, यदि सॉलिड पार्टिकल है मतलब इसकी डेंसिटी फिक्स है, यदि डेंसिटी फिक्स है तो हम इसका मतलब कंप्रेस वगैरह नहीं कर सकते इसको इजीली। क्लियर? तो इस वजह से इसके पार्टिकल एक्टिव नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम इसको हमेशा क्या मान के चलते हैं, 1। लिखो पॉइंट फटाफट। क्योंकि इसका पर यूनिट वॉल्यूम मास भी फिक्स होता था, आप ऐसा भी लिख सकते हो, पर यूनिट वॉल्यूम मास इज फिक्स्ड, पर यूनिट वॉल्यूम में इसका मास फिक्स होता है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लिया इसको। एक्टिव मास ऑफ
वाटर, ऑप्शन नंबर 1 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, 0। एक्टिव आना, एक्टिव मास ऑफ वाटर, 0 मत करो, ऐसे कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव मास ऑफ प्योर वाटर 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, बोलो। एक्टिव मास ऑफ वाटर, एक्टिव मास ऑफ वाटर और एक्टिव मास ऑफ प्योर वाटर क्या होगा? पहले वाले क्या होगा? एक्टिव मास ऑफ वाटर 1 और दूसरा एक्टिव मास ऑफ प्योर वाटर हाँ वही याद रखना है। तुम लोग ऐसे मतलब उसके जैसे अर्जुन जैसे विद्यार्थी बनो भाई। इधर देखो, गाना बजने दो ना, उसका काम है बजना। हाँ मेरे को यही लग रहा है। चलो एक और चीज़ देखो, एक और क्वेश्चन तीसरा, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ऑल। बोलो पक्का? क्या प्यारा बोल दिया। अब बोलो सर निकालना तो सिखाओ, क्यों नहीं बोल रहे? सर यहाँ तो लिखवा इसके पहले पानी भी तो लिखवाया था। याद सुनो, यदि आपको पूछता है एक्टिव मास ऑफ प्योर वाटर तो 1 जाएगा आंसर, क्योंकि उसका होता है जैसे सॉलिड का 1 होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी भी 1, वॉल्यूम भी 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 तो हमारा क्या हो जाएगा 1। अब यदि बोलता है एक्टिव मास ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर बोलता है तो 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ऑल। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन तुमको कंफ्यूज करने के लिए मिलेगा। तो प्योर वाटर में सिर्फ वाटर रहता है, लेकिन जो हम लोग पानी यूज करते हैं ना, तो ये पानी सिर्फ प्योर पानी नहीं होता, इसमें मिनरल्स भी मिले रहते हैं, सॉल्ट भी मिला रहता है, इस वजह से इसका ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओह माय गॉड, मैंने तो पढ़ाया नहीं एक्टिव मास, तुम लोग को ज़बरदस्ती क्वेश्चन दे दिया। अभी पढ़ाना बाकी है, आ जाओ, टाइम कम बचा है। नोट कर लिया? अब चलो, हेलो आओ इधर। यदि हम बात करें एक्टिव मास, तो एक्टिव मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे बड़े ब्रैकेट से। ये क्या होगा? n मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट। क्या पक्का? ठीक है, क्या था? सॉल्यूशन। ठीक है, गुड। तो V सॉल्यूशन इन लीटर, क्लियर। अब यदि मैं बोलूं n को हम लिख देंगे वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू 1/V लीटर। अब यदि इसी लीटर को हमको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का डिवाइड होगा, और डिवाइड के डिवाइड तो ऊपर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा क्या? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू 1000/V ml। अब ml हो जाएगा। यदि मैं इसके यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगी? बोलो, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या आप बोल सकते हो मोल पर ml। अच्छा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बाकी नहीं बताएंगे। हर्षिता आप बताइए, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं? मतलब यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो इस पर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? क्यों पड़ेगा? क्योंकि वॉल्यूम है, लिक्विड टाइप का, पानी टाइप का है। तो एक्टिव मास में जैसे मान लो किसी भी चीज़ को आप गर्म पानी में घोलो, किसी चीज़ को ठंडे पानी में घोलो, जल्दी कहाँ घुलेगा? तो
तो पड़ा ना फर्क। तो ये होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हेलो, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। हमारा एक्टिव मास का फार्मूला था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन VmL। एक फार्मूला था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 अपॉन V लीटर। यदि आपको डेंसिटी की वैल्यू दी है ग्राम पर ml या डेंसिटी की वैल्यू दी है kg पर लीटर, यही वैल्यू आपको दे सकता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या इसी को दे सकता है ग्राम पर cc। हेलो, नहीं सुन रहा है? सुन रहे हो ना? आओ ना, चलो। यदि आपको वैल्यू दी है डेंसिटी की ग्राम पर ml, हेलो, ग्राम पर ml यदि वैल्यू दी है तो हम क्या लेंगे? ml वाला लेंगे ये, और इसके जगह हम कंसंट्रेशन का फार्मूला लिख सकते हैं D इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बाप रे, ऐसा भी होगा? हाँ, बोलो किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो। ऐसा तुम लोग बोले ना डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमने मास अपॉन वॉल्यूम की जगह डेंसिटी लिख दिया, तो क्या गलती किया? मान लीजिए आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दिया है, मोलरिटी पूछा है, तो जिसकी भी डेंसिटी दिया उसका मॉलिक्यूलर मास का उससे डिवाइड कर दो 1000 से D का इंटू करके। हेलो, बातें कठिन है लेकिन समझने का प्रयास करोगे तो आ जाएगा, इतना भी कठिन नहीं है। क्लियर? चलो, अब यदि हम बात करें इस वाले का, तो यदि ये वाली डेंसिटी दी हुई है kg पर लीटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? D अपॉन मजा आ गया, कुछ करने नहीं है। यदि आपको डेंसिटी गिवन है kg पर लीटर में और आपको कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन, तो क्या करो? जो डेंसिटी दी है मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड कर दो, खत्म, टेंशन। मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। तो यदि आपको एक्टिव मास पूछा है तो अपने को दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे क्या याद रखना है? मोलैरिटी। फटाफट नोट करो। आया? आगे तुम्हारा सबका आ गया? आओ, एक्टिव मास कैलकुलेट करना है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन VmL। हमको डेंसिटी गिवन है किसमें? ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, तो ये हमारा ml वाला ही है, तो हमने इसके जगह लिख देंगे डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन mW। अब बेंजीन का C6H6 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो हम देखते हैं, देखो, एक कार्बन का होता है 12, 6 कार्बन है तो इंटू 6, 12 छंग 72, और हाइट ये हो गया कार्बन का। हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 6, तो 6 तो हो गया 78। तो हम यहाँ पे डेंसिटी लिख देंगे 1.56 इंटू 1000 अपॉन 78। क्लियर? ये दो जीरो गए तो ये है ना, तो 1.560 डिवाइड बाई 78, इसको काटोगे तो आ जाएगा 20। यूनिट क्या होगी? 20 मोल पर लीटर या ml। क्लियर? नोट कर लीजिए। नया क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लो, if 1.5 into 10 की पावर 22 molecule of NH3 dissolve in 20 ml of solution, so calculate the AM। अब इस बार मोल कैसे निकालोगे? तो मोल निकालोगे नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है दिया है? 1.5 इंटू 10 की पावर 22। एवोगैड्रो नंबर पॉइंट कर लोगे, डिवाइड बन जाएगा करना। ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा,
तो 10 की पावर -23 और +22 तो माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 मतलब पॉइंट यहाँ लग जाएगा 0.15 × 6.023। अब कर लो डिवीजन। सुनो इसको हटा दो, इसको हटा दोगे तो क्या बचेगा 0.15 डिवाइड बाई 6, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 600, 15 चौको 60 मतलब 1/40। कर लो, सॉल्व कर लोगे ना? अब तो कर दिया क्या। अभी तो मोल आया है, अभी तो फार्मूले में रखोगे ना। आ गया आंसर। 7.25 किसका आया? जिसका आया गलत आया। ऐसे कितने लड़के हैं जिसको हाइट बढ़ाना है? एक। हरी पूछ रहा हूँ, ऐसे कितने लड़के जिनको हाइट बढ़ाना है? तुमको बढ़ाना है, सैंडल पहनना शुरू कर। मोटा होना है, इतना बहुत है ना, मस्त। कौन है? 0.25 सही है ना, इतना कठिन थोड़ी है। हमारा जैसे एक्टिव मास हो जाएगा, देखो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन VmL, ठीक है। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाला फार्मूला लगेगा ही नहीं, मोल वाला लगेगा। N अपॉन VmL इंटू 1000 इक्वल टू N कितना आ गया 1/40 इंटू 1000, एक 0 से 0 गया, नीचे 20, ये 0 से ये 0 गया, हमारा कितना बचा 10 डिवाइड बाई 8 मतलब 1.25 मोल पर ml। और क्वेश्चन है कोई तो सुन लो भाई, बढ़िया क्वेश्चन, मस्त मजा आ जाएगा। लास्ट है, लास्ट, सेकेंड लास्ट, मतलब लास्ट तो है ना, अभी लास्ट तो आ रहा है ना वर्ड। आओ लिखो 10 ग्राम CaCO3, 10 ग्राम CaCO3 mixed in 2 liter of solution, mixed in 2 liter of solution. If heated is constant temperature, if heated is constant temperature, calculate the AM, calculate the AM, active mass। कर लिया, नोट कर लिया? हेलो, आंसर आ गया? लो देखो, अरे यार तुम लोग सुनते नहीं हो भाई, अपनी अपनी चलाते हो। 0.5 की 0.05। आओ इसका होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/V लीटर, लीटर में तो ऊपर 1000 नहीं लिखेंगे, क्लियर। तो वेट दिया है 10 ग्राम, CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100। तुम लोग नहीं आता ना मॉलिक्यूलर मास निकालना, अभी सीख के जाना। 100 इंटू 1 लीटर कितना दिया है 2, 0 से 0 मतलब 1/20, 0.005
मोल पर लीटर। कोई दिक्कत? थैंक यू। अब निकाल लो BO